वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम एट CS नोट्स होम वीडियो सेल। दोस्तों, आज हमारे पास में है ERP पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में हमने देखा था व्हाट इज ERP, एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग सिस्टम। जबकि आपके सब्जेक्टिव इंडेक्स में ये ERM, एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से चैप्टर है, बट इट्स अ वेल नोन नेम। राइट नाउ इट्स सो कॉल्ड ERP, एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग सिस्टम। आज हम इसके और डेप्थ में जाएंगे। कल हमने देखा था ERP, व्हाट्स द जेनेसिस ऑफ ERP, व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ ERP, किस बेसिस के ऊपर ERP का कहते हैं ना एक उत्पादन या उत्पत्ति जो है उसका बेसिस क्या है। क्योंकि इसके पहले हमने जो हमारे चैप्टर्स देखे थे, हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम देखा था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम देखा था, और मैंने चैप्टर के स्टार्ट में आप लोगों से कहा था कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आगे आने वाले चैप्टर इन्हीं चैप्टर के ऊपर, IS के ऊपर, इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेंगे। ERP इन सभी जितने भी आपके IS है, MIS है, IIS है, EIS है, इस तरीके के जो भी प्रोसेस हैं आपके, उन सबको मिक्सअप करके ERP बनाया गया। ERP क्या है यह हमने कल देखा था, किस तरीके से वर्किंग करता है वो हम आज देखेंगे। इसके साथ में कल मैंने आपको कुछ आइडियाज दिए थे, कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए थे और कुछ डेमोज दिए थे, और उसके साथ में कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जिससे आपको क्लियरली समझ में आया था ERP क्या होता है और कैसे वर्किंग करता है। उसके साथ में आज भी हम थोड़ा और इसके डीप में जाने की कोशिश करते हैं। कल हमने देखा था, जैसे मैंने आपसे कहा, जेनेसिस, मॉड्यूल्स एंड फीचर्स, एंड टुडे वी आर सीइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ERP, स्टेप्स टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ ERP, सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ ERP एंड लिमिटेशंस ऑफ ERP। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे ERP सिस्टम्स किस तरीके से वर्किंग होते हैं, वेंडर्स कौन है एंड ERP सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन हैं और किस तरीके से उनसे सर्विस लेते हैं। सबसे पहले हमने कल के इसमें जो देखी थी ये इमेज हमने देखा था ERP मींस क्या है। कंपनी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस इन द सेंस उसके खुद के कंपोनेंट्स होते हैं, सेल्स, परचेज, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, CRM, प्रोजेक्ट्स, बिजनेस एनालिटिक्स, ये सब क्या है? ये कंपनी के फंक्शंस एरिया है, वर्किंग एरिया है, कंपोनेंट्स हैं। इनके लिए कंपनी को अलग अलग वे के अंदर इनका इनपुट, जो इनकी डाटा रहते हैं, जो इनकी इंफॉर्मेशन रहती है, उनको इनपुट करवाना और उसके बाद में उन सबको मिक्सअप करके एक क्रिस्टल रिपोर्ट तैयार करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है। इसके लिए ERP क्या है? ERP एक सिंगल विंडो सॉफ्टवेयर है। कंपनी के जितने भी फंक्शनल एरिया हैं, जो वर्किंग एरिया है, वो सभी एक सिंगल सॉफ्टवेयर के साथ में इंटीग्रेटेड कर दिए जाते हैं। इंटीग्रेटेड इन द सेंस कनेक्टेड कर दिए जाते हैं। जैसे आप यहां पे देख रहे होंगे, सेल्स, परचेज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मेल्स, CRM, प्रोजेक्ट्स, बिजनेस एनालिटिक्स, ये सारे के सारे जितने भी फंक्शनल एरिया कंपनी के, जितने भी वर्किंग एरिया है, कंपनी ने क्या किया, एक सिंगल सॉफ्टवेयर के ऊपर इंटीग्रेट करवा लिया। कल हमने देखा था इन आवर फर्स्ट पार्ट, इट्स अ डिपेंड ऑन बिजनेस एनवायरमेंट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। हो सकता है ये वर्किंग एरिया जो है, ये फंक्शनल एरिया जो है, वो किसी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंस है और किसी के लिए नहीं है। सो इट्स अ डिपेंड ऑन वेरिएंट ऑफ बिजनेस। जैसा बिजनेस होगा उसके वैसे वर्किंग एरिया होंगे, उसके वैसे कंपोनेंट्स होंगे। तो ERP में क्या हुआ, सारे के सारे जितने भी फंक्शनल एरिया थे वो एक जगह के ऊपर आके एक सिंगल विंडो सॉफ्टवेयर के ऊपर आ गए। जब सिंगल विंडो सॉफ्टवेयर है, इट मींस सिंगल डाटाबेस होगा। सिंगल डाटाबेस मींस सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। अब यहां पे सेल्स वाला परचेज की भी रिपोर्ट देख सकता है, परचेज वाला CRM की भी रिपोर्ट देख सकता है। इवन जैसा हमने देखा था इंफॉर्मेशन लेवल कैसा होता है, इंफॉर्मेशन लेवल के अंदर हमने देखा था कि 3 कैटेगरी जो हमने बताई थी, टॉप, मिडल एंड बॉटम। सबसे पहले टॉप लेवल की बात करें तो उनका इंफॉर्मेशन लेवल अलग होता है, वो समराइज्ड व्यू चाहते हैं। जबकि मिडिल लेवल की बात करें तो वहां पे
थोड़ा एक्सप्लेनेटरी व्यू होता है, और जबकि डाउन ऑपरेशनल लेवल की बात करें तो वहां पे कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड व्यू रहता है, जिन्हें उन्हें समराइज करके टॉप लेवल तक पहुंचाना पड़ता है। आपने लास्ट के चैप्टर में देखा था, दो तरीके का इंफॉर्मेशन अप्रोचेस हमने देखी थी, टॉप टू डाउन एंड बॉटम टू अप। हमने देखा था टॉप टू डाउन के अंदर जब टॉप से कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लो होती है डाउन साइड के अंदर, तो सबसे पहले टॉप लेवल के पास में वो इंफॉर्मेशन अनस्ट्रक्चर्ड रहती है, वो सिर्फ फैक्ट्स रहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड फैक्ट्स रहते हैं। जबकि वही इंफॉर्मेशन जब मिडिल लेवल के ऊपर, टेक्निकल लेवल के ऊपर जाती है, तो वो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन बन जाती है। इसके लिए भी हमने एग्जांपल्स देखे थे। और जब वो ऑपरेशन लेवल पे जाती है तो वेरी स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल के अंदर वो आ जाती है। तो वेरी स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल का मतलब है कि यहां से अब एक क्रिस्टल रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो सकती है। ईआरपी क्या करता है? ईआरपी जब सारे चैनल्स, सारे वर्किंग एरिया, सारे फंक्शनल एरिया एक ऑटोमेटेड सिस्टम पे आ गए, तो यहां से रिपोर्ट जनरेट करना बहुत इजी हो जाता है। और एक हम कह सकते हैं विदाउट मिस्टेक जो रिपोर्ट्स हैं वो कंपनी को मिल सकती हैं। और जैसा हमने इससे पहले के चैप्टर्स में देखा था कि एक रिपोर्ट अगर विथ 100% ट्रू फैक्ट्स के साथ में होती है, तो वो डिसीजन प्रोसेस का जो सिस्टम है, डिसीजन मेकिंग का जो सिस्टम है, उसे बहुत स्ट्रांग बनाती है। ये हमारा एक एग्जाम्पल था। इसके साथ में मैंने कल आपको जो एग्जाम्पल दिए थे उससे आई होप कि आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा ईआरपी किस तरीके से वर्किंग करता है। अगर नहीं तो आज हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। दोस्तों, एज ए इंडिविजुअल कल हमने देखा था इंडिविजुअल के क्या रिसोर्सेज और असेट्स होते हैं। इसके साथ में हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था आपके खुद के लाइफ इवेंट के ऊपर। बट आज यहां पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और यहां पे शो करता हूं। सपोज कीजिए दोस्तों, आज हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, आपकी और मेरी। छोड़ दीजिए ईआरपी को, कोई ईआरपी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले, 15 से 20 साल पहले हम जब मार्केट में जाते थे या घर से बाहर जो भी मार्केट होते थे रोड पे हम तो हमें शॉप दिखाई देती थी, दुकानें रहती थी, हर चीज के लिए एक दुकान होती थी। ये कॉस्मेटिक की दुकान है, ये हार्डवेयर की दुकान है, ये डेली नीड्स प्रोडक्ट की दुकान है, ये मेडिकल की दुकान है, यहाँ पे कुछ अलग ही, यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स के प्रोडक्ट मिलेंगे। इस तरीके से हर सेक्शंस के अंदर एक स्पेशल दुकान रहती थी। हम लोग भी जाते थे, परचेजिंग करते थे। थोड़े दिनों में ट्रेंड बदला, अब मार्केट में मिनी मार्केट का कॉन्सेप्ट आया। अब हम लोग भी शॉप की बजाय मिनी मार्केट में जाना, हम लोगों ने, यहां पे आप देख सकते हो मिनी मार्केट, हम लोगों ने भी शॉप की बजाय मिनी मार्केट में जाना शुरू किया। क्योंकि मिनी मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे डेली नीड्स के प्रोडक्ट तो मिल ही रहे थे, उसके साथ में कॉस्मेटिक आइटम्स और कुछ इस तरीके के 2-3 आइटम्स और यहाँ पे इंक्रीज कर दिए गए थे। तो यहाँ पे मिनी मार्केट में जब हम गए तो हमें पहले से बेटर लगा। क्यों? क्योंकि हम जैसे यहाँ पे गए, हमें एक साथ में कुछ अलग से प्रोडक्ट मिले, जिससे हमारा टाइम भी बचा और हमारा जो एक बोल सकते हैं हम कि एक लॉन्ग वे जो रहता था कि पहले यहाँ पे इससे ये परचेज करो, फिर यहाँ से ये परचेज करो, तो ये सिस्टम भी हमारा सिंगल विंडो हुआ। मिनी मार्केट के बाद में कॉन्सेप्ट आया दोस्तों सुपर मार्केट का। अब हम लोग सुपर मार्केट में जाना शुरू कर दिए। सुपर मार्केट में क्या होता है, जैसे बिग बाजार वगैरह की हम बात करते हैं, बिग बाजार, स्पेंसर मॉल, ये क्या है? ये सुपर मार्केट कॉन्सेप्ट है। सुपर मार्केट में क्या होता है, आपकी डेली नीड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। अब हम लोग भी सुपर मार्केट के अंदर जाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे जाने के बाद में हमें भी अच्छा लगता है। बिकॉज पहले जहाँ पे कॉस्मेटिक, डेली नीड्स, रेडीमेड गारमेंट्स, इन सब के लिए हमें अलग अलग दुकानों पे जाना पड़ता था, उसकी बजाय हम लोगों ने एक सिंगल प्लेस के ऊपर जाना शुरू किया और वहां से परचेजिंग करना शुरू किया। ये बहुत इजी हो गया क्योंकि बिलिंग डिपार्टमेंट भी एक है। हमने जो भी परचेज किया उसका जो बिल बनता है, तो हमें भी ज्यादा स्लिप्स वगैरह कैरी करने की जरूरत नहीं रही। हिसाब किताब भी अच्छा रहने लग गया, सब कुछ अच्छा होने लगा, हमारा टाइम बहुत बचने लग गया इससे। इसके बाद में दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट आया, वो था मॉल। यानी अब मॉल्स हर सिटी के अंदर आपको, मेट्रो सिटीज के अंदर आपको मिल जाएंगे, जहां पे क्या होता है, वहां पे सुपर मार्केट को भी मॉल के अंदर इंसर्ट कर दिया गया। अब यहां पे आपके लिए फूड जोन अलग से हो गया, आपके एंटरटेनमेंट के लिए
क्या बोलेंगे इसे, सिनेमा थिएटर्स वगैरह हैं, यहाँ पे अलग से अवेलेबल हो गए। उसके साथ में गेमिंग जोन वगैरह को भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया, यानी एक कंप्लीट प्लेस बन गया जहां पे अगर आप जाते हो तो वहां पे आप परचेजिंग भी कर सकते हो, वहां पे एंजॉयमेंट भी कर सकते हो, वहां पे आप खाना वगैरह, लंच, डिनर भी आप लोग कर सकते हो, और मूवी वगैरह भी आप देख सकते हो। और आज जो ट्रेंड चालू है वो मॉल का शुरू है, ये हम कर रहे हैं एज ए इंडिविजुअल। अब आप जस्ट सोचिए, अब हम आते हैं थोड़ा सा ईआरपी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। इससे पहले हम ये देखेंगे कि हम एक सिंगल शॉप से मॉल पे क्यों गए। कुछ रीजन है। एक ही जगह पे हमें सारे आइटम्स का मिल जाना, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना, टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना, प्लस उसके साथ में एक सिंगल विंडो के ऊपर हमारा कैश ट्रांजेक्शन लॉग कंप्लीट हो जाना। ये हमारा एक शॉप से मॉल पे जाने का रीजन था। अब दोस्तों, अब ईआरपी के ऊपर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लेते हैं। सोचिए दोस्तों, जैसा हमने कल भी एग्जांपल लिया था, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सोचिए आपने एक छोटी सी दुकान शुरू की, या आपने एक जनरल स्टोर शुरू किया। अब इस जनरल स्टोर के ऊपर 5 से 10 लोग आते हैं, आपके पास में डेली के कस्टमर हैं, आप खुद ओनर हैं, आपके पास में जो भी अकाउंटिंग जो भी चलती है, जो भी आपका डेली ट्रेड है, आपने उसे एक्सेल में करना शुरू कर दिया। नो डाउट स्मॉल बीज हैं तो आप उसे एक्सेल के अंदर पूरा का पूरा मेंटेन कर सकते हो, बिकॉज एक्सेल भी एक बिजनेस सॉफ्टवेयर माना जाता है स्मॉल स्केल के लिए। अब आपके पास में कस्टमर इंक्रीज हुए, जहां पे आपके पास में 5 से 10 कस्टमर थे, अब वहां पे आपके पास में 20 से 25 कस्टमर हो गए। जब 20 से 25 कस्टमर हुए तो आपने अपनी शॉप को बढ़ाया और मिनी मार्केट में कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों, मिनी मार्केट में जब आप बना देते हो, शॉप के ऊपर तो आप एक्सेल में वर्किंग कर रहे थे, लेकिन जब मिनी मार्केट में आए, यहां पे आपके पास में कस्टमर इंक्रीज हुए, आपने एम्प्लॉइज भी इंक्रीज किए इसे मेंटेन करने के लिए, और यहां पे आपका क्रेडिट डेबिट का गेम शुरू हो गया। अब यहां पे आप कस्टमर्स को भी क्रेडिट देंगे, जब उनसे आपके पास में पैसा आएगा तो आप अपने क्रेडिट को सॉर्ट आउट करेंगे। तो मिनी मार्केट में आने के बाद में आपको नीड महसूस हुई कि यार एक्सेल तो ठीक है, एक्सेल तो चल ही रहा है पर्सनल के लिए, बट अब यहां पे मुझे कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, बिकॉज क्रेडिट डेबिट का गेम शुरू हो चुका है। अब आपने यहाँ पे कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक ई बुक्स वगैरह जो आते हैं, टेली वगैरह जो हैं, वो आपने यहाँ पे यूज करना शुरू किया। अब दोस्तों, यहां पे भी आप नहीं रुके, आपके पास में कस्टमर और इंक्रीज हुए, नीड्स आपके पास में इंक्रीज होती गई। आपने क्या किया, मिनी मार्केट को सुपर मार्केट में कन्वर्ट कर दिया कि यार मैं और बड़ा बनाऊं, बिजनेस ग्रो हो रहा है तो क्यों ना मैं इसे और बड़ा करूं। अब जैसे ही आपने सुपर मार्केट बनाया, सुपर मार्केट के अंदर क्या हुआ, यहां पे आपके कस्टमर्स इंक्रीज हुए, यहां पे आपके एम्प्लॉयज इंक्रीज हुए, यहां पे आपके पास में प्रोडक्ट्स इंक्रीज हुए। अब जब इतने सारे प्रोडक्ट्स आप रख रहे हो तो आपको नो डाउट यहां पे आपको एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम लगेगा, जो आपके पूरे कंटेंट को, जो पूरे वेरिएंट्स को, पूरे प्रोग्राम्स को आपको एक सिंगल विंडो के ऊपर करके दे सकें। अब आपने सुपर मार्केट में सीएमएस भी शुरू कर दिया। अब जैसे ही आपने सीएमएस शुरू किया दोस्तों, अब आप 3 चीजें यहां पे यूज कर रहे हो। आप एक्सेल भी यूज कर रहे हो, आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हो, आप सीएमएस भी यूज कर रहे हो। इन तीनों को यूज करने के लिए अब आपको अलग से एक्सपर्ट्स भी लग रहे हैं, इनकी रिपोर्ट्स के लिए आपको मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स भी लग रहे हैं, जो आपको कंप्लीट एक रिपोर्ट, क्रिस्टल रिपोर्ट आपको प्रोवाइड कर सकें। अब सोचिए दोस्तों, आपका बिजनेस और ग्रो हुआ, और बड़ा बिजनेस हो गया, आपके पास में और पैसे आ गए, आपने अच्छा बिजनेस किया, सक्सेसफुल, प्रॉफिट, ये सब कुछ हुआ। अब आपने क्या किया, सुपर मार्केट को कन्वर्ट करके आपने एक बिग मॉल बना दिया कि यार जब मुझे नॉलेज है, सब कुछ है मेरे पास में, रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं, तो क्यों ना मैं एक सुपर मार्केट को एक बिग मॉल बना देता हूं, इससे मेरे को क्या होगा और फायदा होगा। अब आपने मॉल तो बना दिया, लेकिन अब यहां पे आपको, आप एक्सेल पहले से यूज कर रहे थे, आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पहले से यूज कर रहे थे, आपने सीएमएस भी यूज करना शुरू कर दिया। अब क्या करेंगे आप? अब अगर आप यहां पे मॉल बनाते हो, यहां पे बहुत सारे सुपरमार्केट्स हो सकते हैं आपके खुद के, आपने खुद ने भी सुपरमार्केट डाला होगा, बाकी के जो सुपरमार्केट है वो भी यहाँ पे आएंगे, फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो यहाँ पे आपके पास में आएगी, बहुत सारी कंपनीज आएगी, उन सबको मैनेज कैसे करेंगे आप?
तो यहां पे आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिस एक्सेल का भी काम करे, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का भी काम करे, जो सीएमएस का भी काम करे। ये होता है ईआरपी, एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग सिस्टम या एंटरप्राइजेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहां पे जब आप ईआरपी यूज करते हो दोस्तों, तब आपको ना एक्सेल की जरूरत है, ना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत है, ना ही आपको सीएमएस की जरूरत है। अब आप एक सिंगल विंडो सिस्टम लेते हो, एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेते हो, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाते हो जो एक सिंगल सॉफ्टवेयर सभी आपके कंपोनेंट्स पे रन होता है, जहां से पूरा डाटा इनपुट किया जा सकता है। सभी लोग एक सिंगल सॉफ्टवेयर पर वर्किंग करेंगे, एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस रहेगा, एक सिंगल डाटाबेस रहेगा जिसमें सारे रिकॉर्ड्स इनपुट होंगे। यहां पे आपका काम इजी हो जाता है। इस तरीके से ईआरपी क्यों इंप्लीमेंट करना पड़ता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? ये उसका रीजन है कि जब आपका बिजनेस ग्रो होता है, आपके पास में अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होती है, जब आपके पास में प्रोडक्ट्स बहुत सारे हो जाते हैं, तो उन्हें आप सिर्फ हम कह सकते हैं कि एक लेबर पावर, हम कह सकते हैं एम्पावरमेंट के ऊपर आप नहीं छोड़ सकते। यहां पे चाहिए आपको एक ऑटोमेटेड सिस्टम जो आपके जितने भी वेरिएंट्स हैं, जितने भी फंक्शनल एरिया हैं, उनको एक साथ में ले सके। अब आपने मॉल के अंदर ईआरपी को यूज किया, यहां पे आपके जितने भी फंक्शनल एरिया थे, आपके सुपरमार्केट्स आ गए, आपके जितने भी वहां पे वर्किंग एरिया थे, वो सारे एक जगह पे इंटीग्रेटेड हो गए। ये होता है ईआरपी। सक्सेस फैक्टर क्या है ईआरपी के? द ईआरपी सॉल्यूशन हैज एन एडवांटेज ऑफ फास्ट इंप्लीमेंटेशन एज द डिजाइन and development is eliminated being a package. Due to object-oriented technology and the client-server architecture, the changes are easy to make, which are less at the server and more at the client end. ERP जो है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या रहता है? एक सर्वर है और वो मास्टर पीसी बन जाता है। यह हमने बहुत पहले देखा था नेटवर्किंग में। सर्वर कौन सा होता है? जो मास्टर पीसी, जिसे हम कह सकते हैं, आप इस पे साइबर कैफे वगैरह पे जाते होंगे, तो जहां पे जो मेन काउंटर पे जो सिस्टम रहता है वो सर्वर रहता है, और बाकी के जो सिस्टम्स रहते हैं वो क्लाइंट सिस्टम रहते हैं। आप जो आज के टाइम पे जियो भी आप लोग यूज कर रहे हो, बाकी जो भी 4G 3G जो भी आप डाटा यूज कर रहे हो, ये क्या है? आप क्लाइंट हो। सर्वर कौन है? जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, वो सर्वर हो गया वहां पे। इसी तरीके से डाटाबेस के अंदर एक अलग सर्वर रहता है, इससे ये हॉटस्पॉट की और ये इंटरनेट की एक अलग सर्विस प्रोवाइडर का जो है उसका भी एक सर्वर है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर रहता है, यानी सर्वर एक सिंगल है, क्लाइंट आप सब, हम जितने भी लोग उसे यूज करेंगे वो उसके क्लाइंट बन जाते हैं। गूगल एक सर्वर है और हम जितने भी लोग उसे यूज कर रहे हैं, वी आर क्लाइंट फॉर गूगल, उसका एक ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो गया। तो यहां पे क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, जिससे जो भी चेंजेस होते हैं वो इजीली हो सकते हैं, एंड लेस एट द सर्वर एंड मोर एट द क्लाइंट साइड। लेस एट द सर्वर, ये जो चेंजेस होते हैं वो सर्वर के एंड के ऊपर बहुत कम होते हैं। आप जो फाइनल इनपुट दोगे वो सर्वर पे जाएगा, जबकि क्लाइंट एंड के ऊपर ये सारे के सारे शुरू रहते हैं। इसके साथ में ईआरपी सॉल्यूशंस आर मोर यूजफुल एंड इफिशिएंट इन सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। ईआरपी सॉल्यूशन जो है, ईआरपी जो यूज किया जाता है, वो सबसे ज्यादा इफिशिएंट एंड यूजफुल कौन है? उसके सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। द स्पेसिफिक इंडस्ट्री फीचर्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ मोर इफिशिएंटली एज कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस सिंस द डिजाइनर डेवलपर हैज चॉइस ऑफ RDBMS। ये हमने देखा था, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फ्रंट एंड टूल्स, द इंटरफेस टूल्स एंड सो ऑन। द पैकेज एफिशिएंसी चेंजेस with the choice of tools। अब आप देखिए RDBMS क्या होता है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमने देखा था रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम। मिस्टर शर्मा को याद कीजिए, उनकी फैमिली को याद कीजिए, राशन कार्ड याद कीजिए। वो रिलेशनल डाटाबेस का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था राशन कार्ड का, कि जब रिलेशनल में क्या होता है आप समझ ही गए होंगे, जब एक डाटाबेस का दूसरे डाटाबेस से, एक डाटा का दूसरे डाटा से जब एक रिलेशन रहता है। हमने राशन कार्ड का एग्जांपल लिया था, फादर, मदर, सन, या फिर जो भी फैमिली मेंबर है, दैट इज ए पार्ट ऑफ रिलेशनल डाटाबेस। फ्रंट एंड टूल्स, फ्रंट एंड टूल्स क्या होते हैं दोस्तों?
आप विंडोज ऑन करते हो, आपको एक ग्राफिक टूल्स मिलते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर विंडोज रन होती थी। बट अब क्या होता है, GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यानी आपने माई कंप्यूटर पे क्लिक किया, आपको नेटवर्क के लिए नेटवर्क का आइकॉन मिल गया, आपको डाउनलोड के लिए डाउनलोड का आइकॉन मिल गया, फोल्डर मिल गया। ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस रहते हैं। फ्रंट एंड टूल्स, जो टूल्स फ्रंट टू एंड, यानी मैं यहां पे क्लोज करूंगा तो ये क्लोज हो गया, ये इजी बनाते हैं चीजों को। हम MS वर्ड यूज करते हैं, वहां पे भी फ्रंट एंड टूल रहते हैं हमारे पास में। इंटरफेस टूल्स पूरे के पूरे कस्टमाइजेशन रहते हैं, इजीली हम उसे ग्राफिकली यूज कर सकते हैं, हमें कोई कमांड की जरूरत नहीं है। एंड सो ऑन द पैकेज एफिशिएंसी चेंजेस विद द चॉइस ऑफ टूल्स, आप टूल्स को चेंज भी कर सकते हैं। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होता है, सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूल्स, इंडिपेंडेंस ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, पीसी डाउनलोड अपलोड फैसिलिटी मिलती है, स्केलेबल आर्किटेक्चर रहता है इसका, RDBMS जो रहता है वो इंडिपेंडेंट रहता है, इंटरफेस कैपेबिलिटीज रहती है। ये इसके सक्सेस फैक्टर हैं। यानी इतनी सारी चीजें आपको ERP के अंदर इंप्लीमेंट के साथ में एक सक्सेस बनाने के लिए उसे मिलती हैं। अब तक हमने ERP के बारे में बहुत देखा, लेकिन अब हम देखेंगे इसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। स्टेप्स इन ERP implementation. The steps involved in the implementation of ERP solutions are listed in the following. Identification of the needs of implementing an ERP package. सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा आपकी जो जरूरतें हैं, ERP पैकेज कैसा होना चाहिए, उसे किस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए, कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा। Evaluating the as is situation of your business. अब आपको जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो एवल्यूशन आपको करना होगा एज इज सिचुएशन ऑफ योर बिजनेस, कि इस टाइम पे आपकी बिजनेस की क्या सिचुएशन है और किस वेरिएंट्स के अंदर, किस कंपोनेंट्स के अंदर आपको इंप्लीमेंट करना है। डिसाइडिंग अपॉन द डिजायर्ड वुड बी सिचुएशन फॉर योर बिजनेस। इसके साथ में जब आप डिसाइड करेंगे कि आपके बिजनेस की डिजायर्ड सिचुएशन क्या होनी चाहिए, री इंजीनियरिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेस टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। जितने भी आपके बिजनेस प्रोसेस है, मॉड्यूल्स हैं, उन्हें वापस एक बार रीबिल्ड किया जाएगा फॉर डिजायर्ड रिजल्ट। इवोल्यूशन ऑफ द वेरियस ERP सॉफ्टवेयर, फाइनलाइजिंग ऑफ द ERP पैकेज। इवोल्यूशन, आप जितने भी ERP सॉफ्टवेयर होंगे उन्हें इवोल्यूट करेंगे, कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है। फाइनलाइजिंग ऑफ द ERP पैकेजेस, उसमें से जो आपको बेटर लगता है वो आप ERP को उसको फाइनलाइज करेंगे। इंस्टॉलिंग द रिक्वेस्ट हार्डवेयर एंड नेटवर्क, उस ERP पैकेज के लिए जो हार्डवेयर चाहिए, जो नेटवर्क्स जो चाहिए, जो जिस लेवल का एरिया होने चाहिए वो आपको इंस्टॉलिंग करना होगा। डेवलप कस्टमर्स द सॉफ्टवेयर, फाइनलाइजिंग द इंप्लीमेंटेशन कंसल्टेंट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ERP सॉफ्टवेयर। इसमें ERP एक बहुत अलग सॉफ्टवेयर है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, SAP वगैरह का आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स चलते हैं। ये थोड़ा हार्ड जाता है समझने के लिए, कंपनीज के लिए भी, जिनका IT साउंड जिन कंपनीज का बहुत अच्छा होता है वो ही लोग मोस्टली ERP को यूज करते हैं, क्योंकि इसके पीछे का जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है वो भी काफी लॉन्ग है। इसे समझने के अंदर भी थोड़ा टाइम लगता है। इसका ट्रेनिंग मॉड्यूल ही 2 से 3 महीने का रहता है। बहुत सारे फंक्शन, जैसा हमने देखा, बहुत सारे फंक्शन इंटीग्रेटेड रहते हैं इसके अंदर। आप कौन से मॉड्यूल पे काम कर रहे हो, कौन से आर्किटेक्चर के ऊपर आप वर्किंग कर रहे हो, ये डिपेंड करता है ERP का मॉड्यूल कैसा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। बट इंप्लीमेंटेशन स्टेज जब आती है तो हमने सभी चीजों के लिए देखा है। सबसे पहले हमें तो हमारी नीड का पता होना चाहिए कि हमें क्या नीड है। उसके बाद में आपको ये देखना होगा कि बिजनेस कैसा है आज की सिचुएशन में। उसके बाद में आपको ये करना होगा कि आने वाले टाइम के अंदर मुझे किस तरीके से बिजनेस को रन करना और कहां तक लेके जाना है। उसके बाद में जो भी आप अब तक मॉड्यूल वगैरह यूज कर रहे थे वो आप वापस से रीबिल्ड करोगे उन्हें कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए इससे। फिर आपको क्या करेंगे, आप जैसा कि हम एक नॉर्मल बिजनेस में करते हैं, हमें टैली चाहिए कि हम एक्सेल में वर्किंग कर सकते हैं, वैसे आप कौन सा सॉफ्टवेयर आपको चाहिए ERP के अंदर, कौन से उसके अलग अलग काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर है, तो वो आप फाइनलाइज करोगे। उसके बाद में उससे रिलेटेड हार्डवेयर नेटवर्क जो भी है, तो ये एक प्रोसेस है, इन्हें रटने की जरूरत नहीं है। आप स्टेप टू स्टेप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था
एक शॉप से आप मिनी मार्केट पे गए, सुपर मार्केट पे गए, फिर मॉल पे गए, उसी वे में यहाँ पे जाइए, आपको ईआरपी की सारी इंप्लीमेंटेशन स्टेज इजीली समझ में आ जाएगी। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर फॉर ईआरपी इंप्लीमेंटेशन, ये कुछ सक्सेस फैक्टर कौन से हैं जो क्रिटिकली होते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। द लार्ज इन्वेस्टमेंट needed to implement ERP ensure that the decisions are invariably taken at the top management level. It is fortunate but not sufficient. जैसा मैंने आपसे अभी कह रहा था, मैं ERP अपने आप में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, और इसके साथ में इंप्लीमेंट करने के लिए भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ में उसका ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो मैं आपको कह रहा था, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। ERP ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर को चूज किया, आपने कंपनी के अंदर ERP चालू कर दिया। इसके लिए एक प्रोसेस है। ERP के लिए एनवायरनमेंट वैसा बनाना पड़ता है। आप इससे पहले जिस किसी भी सॉफ्टवेयर पे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे या CMS पे काम कर रहे थे, वहां पे आप एंट्री इनपुट जो भी कर रहे थे, आप हो सकता है इनपुट को आपने डिलीट भी कर दिया, ऐड भी कर दिया, आपने इंसर्ट किया, कुछ नए डाटा आपने इनपुट किए, ये सब चल जाता था। तब आप अलग अलग सिस्टम में वर्किंग कर रहे थे, अलग अलग फंक्शनल एरिया में वर्किंग कर रहे थे। लेकिन जब ERP की बात हम करते हैं तो ये सारे फंक्शनल एरिया एक सिंगल सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। तो जहां पे टॉप मैनेजमेंट जो होता है उनका कमिटमेंट लेवल बहुत ज्यादा चाहिए इसके अंदर, वो लोग इसके साथ में वर्किंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये ERP जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होता है। बहुत सारी कंपनियां इसे यूज करना चाहती है, बहुत सारी कंपनियां इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है, बट नहीं कर पाती हैं। अनदर रियल टेस्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, इट इज द रेसिस्टेंट टू ओवर कस्टमाइजेशन, पर्टिकुलरली इन द इंडियन कंटेक्स्ट। वन रीजन व्हाई मैनी कंप्यूटराइजेशन एफर्ट्स इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैव नॉट बीन पर्टिकुलरली सक्सेसफुल इज नॉट हैविंग सिस्टम्स इन प्लेस। जैसा मैं आपसे कह रहा था, हम हैबिचुअल हो चुके हैं यहाँ की इंडियन कंटेक्स्ट में। जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे अकाउंटेंट है, 20-25 साल से एक कंपनी में काम कर रहा है, वो उसी सिस्टम पे काम कर रहा है। अब अगर उसे एक नया सिस्टम दिया जाता है तो वो उसके साथ में फैमिलियर नहीं हो पाता है, उसे बहुत टाइम लगता है। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट की बात हम लोग करते हैं, एंटरप्राइजेस के एक एटमॉस्फेयर की हम बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की, हाँ भी उसका उस कंपनी का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, उसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, उस सेक्टर के अंदर बहुत एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट उन लोगों ने क्रिएट किया हुआ था। ये चीजें कब होती है दोस्तों? ये चीजें कॉर्पोरेट, जब टॉप लेवल मैनेजमेंट का कमिटमेंट होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल्स होते हैं, तब जाके वो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। बट इंडियन कंटेक्स्ट में क्या होता है, यहाँ पे लोग इतने ज्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं पहले के जो सॉफ्टवेयर वो जो भी यूज करते हैं, कि वो एक, हम कह सकते हैं कि एक ब्रॉड वे में नहीं जाना चाहते। और बहुत सारी कंपनियों के पास में एक IT साउंड एनवायरनमेंट नहीं रहता है, जिसकी वजह से भी ERP को कंप्लीट इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। बेनिफिट्स क्या है ERP के? अब तक हमने ये देखा था ERP उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, बट आफ्टर इंप्लीमेंट उसके क्या क्या बेनिफिट हमें मिल सकते हैं। इंप्लीमेंटिंग ए गुड ERP एप्लीकेशन विल डिलीवर कीज बेनिफिट्स इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड बिजनेस प्रोसेस। सारे जितने भी फंक्शंस है वो सारे के सारे इंटीग्रेट हो जाते हैं, एक सिंगल सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। वन सेंट्रल डाटाबेस विथ नो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। एक सिंगल डाटाबेस रहेगा तो कोई डुप्लीकेशन होगा ही नहीं। यहाँ पे सेल्स वाला भी जब डाटा इनपुट करेगा वो भी सिंगल उसी सॉफ्टवेयर उसी डाटाबेस में जा रहा है, मार्केटिंग वाला भी। अगर आप उनसे सबसे अगर अलग अलग तरीके से अगर आप वहां से उनका डाटा लेंगे, फिर जब अगर आप इंसर्ट करते हो एक साथ में, तो हो सकता है डुप्लीकेशन हो सकता है, बट यहाँ पे डुप्लीकेशन का कोई चांस नहीं होता। ए सिंगल व्यू ऑफ द ट्रूथ, जैसा भी आप देखोगे, जो भी आप रिपोर्ट्स देखोगे, एक सिंगल व्यू आप अंदर आप देख सकते हो। इजी टू यूज, पावरफुल रिपोर्टिंग अक्रॉस द होल सूट एंड देयरफॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इजी टू यूज है। GUI का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो रहता है उसके हिसाब से रहता है। पावरफुल रिपोर्टिंग रहती है। आप डे बाय, आप कस्टमाइजेशन ऑफ रिपोर्टिंग, आप डे बाय डे रिपोर्ट कर सकते हो, वीकली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, जैसी आपको रिपोर्ट चाहिए, जिस फंक्शन की आपको रिपोर्ट चाहिए वो रिपोर्टिंग आप इसके अंदर कर सकते हो। द सेम लुक एंड फील अक्रॉस द होल सिस्टम, मेकिंग ट्रेनिंग एंड यूजिंग द ERP वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सेम लुक एंड फील, सेल्स वाला देखेगा तो उसे भी वही सिस्टम दिखेगा, मार्केटिंग वाले को भी वही सिस्टम दिखेगा,
यहाँ पे क्या होता है, एक ही सिस्टम पे वर्किंग करते हैं हम। बहुत बार बहुत सारी कंपनियों में देखते हैं यार तेरा क्या है, तेरा वो सॉफ्टवेयर बहुत ईजी है, हमारे वाला बहुत हार्ड है, हमारा ऐसा है, हमें बहुत टाइम। ये कैसा है, एक कंपटीशन सा लगा देता है उसके बीच में, कहीं ना कहीं पे एक ऐसा स्टैंडर्ड बना देता है। बट ईआरपी जब आप इंप्लीमेंट करते हो, इसका बेनिफिट ये है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल सिस्टम रन होगा और लोगों को उसी के ऊपर वर्किंग करना है। इससे इफेक्ट ये होता है कि जिसे कुछ ज्यादा टूल्स पता है वो एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के हिसाब से, एक बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से वो एक ट्रेनिंग भी दे सकता है अपने कलीग को, वो बता सकता है इस टूल्स को ऐसे यूज करना चाहिए। इसके साथ में इंक्रीज प्रॉफिट इंक्रीज होगा, इजी रिपोर्टिंग होगी, बिजनेस की विजिबिलिटी बहुत इजीली हो जाएगी क्योंकि टाइमली इनपुट होगा तो हमें टाइमली ही आउटपुट मिलेगा। रिड्यूस्ड इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री बहुत कम होगी। पहले जहां पे सिंगल फंक्शनल के ऊपर हम देखते थे मार्केटिंग वाला अपने इनपुट कर रहा है, इसके साथ में सेल्स वाला अपने इनपुट कर रहा है, फाइनेंस वाले अपने इनपुट कर रहा है, फिर वो इनपुट को वापस इनपुट करके एक फाइनल रिपोर्ट बनाना है, इससे इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ती थी। यहाँ पे इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो बहुत लो होगी। और ट्रेनिंग कॉस्ट, आपको आता है, आपका कोई कलीग है, आपका जो क्लासमेट है, आप उसे कह सकते हो, आप उसको वहां पे ट्रेन कर सकते हो, बहुत सारी चीजें बता सकते हो। ये आप एग्जांपल देख सकते हो दोस्तों, यहां पे ये ईआरपी है और ये सिंगल वर्किंग फंक्शनल एरिया है। जब यहां पे अब देखिए इंप्रूव्ड बिजनेस, रिड्यूस्ड इन्वेंट्री कॉस्ट, अगर यहां पे सिंगल टू सिंगल सारे इस बॉल में आएंगे तो टाइम भी लगेगा और इन्वेंट्रीज भी ज्यादा होगी। जबकि यहां पे आप देख सकते हो सारे के सारे मॉड्यूल्स इंटीग्रेटेड हैं, यानी यहां पे इन्वेंट्री कॉस्ट डाउन होगी। लोअर ट्रेनिंग कॉस्ट, हम एक दूसरे को देखकर भी सीखते हैं। अगर हमारे पास वाला क्लिक वर्किंग कर रहा है तो हम उसे देख के भी सीख जाते हैं। जबकि जब अगर हम इस सिंगल मॉड्यूल में काम करते हैं विदाउट ईआरपी तो हमें एक स्पेशल ट्रेनिंग की नीड होती है उसके लिए। लेकिन जब हम इसमें काम करते हैं ईआरपी में तो यहाँ पे लोअर ट्रेनिंग कॉस्ट के ऊपर हम उस चीज को देखकर सीख सकते हैं। इजी रिपोर्टिंग, यहां से जैसा आप देख रहे हो हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी एक रिपोर्ट को जनरेट करना, फिर उनसे कलेक्ट करना, फिर उनसे फाइनल रिपोर्ट बनना, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग वर्क हो जाता है। जबकि यहां पे सारे डिपार्टमेंट इंटीग्रेटेड हैं ऑलरेडी। अब यहां से आपको रिपोर्ट करना है तो आप सारे डिपार्टमेंट्स की एक फाइनल क्रिस्टल रिपोर्ट आप इजी वे में विदाउट टाइम वेस्टिंग आप ले सकते हो। लिमिटेशन क्या है ईआरपी की? द कॉस्ट ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर प्लानिंग, कस्टमाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन, टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन इज एक्सेट्रा इज टू हाई। जैसा मैंने आपसे कहा था, कॉस्ट ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर ज्यादा, उसकी प्लानिंग, उसका कस्टमाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन, टेस्टिंग, उसके लिए ट्रेनिंग, ये सब ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें हैं। ईआरपी डिप्लॉयमेंट्स आर हाईली टाइम कंज्यूमिंग, प्रोजेक्ट में टेक 1 to 3 years और मोर टू गेट कंप्लीटेड एंड फुली फंक्शनल। अगर आप कस्टमाइजेशन के हिसाब से अगर ईआरपी बनवाते हो अपने हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, तो इसमें 1 से 3 साल तक लग जाते हैं। तो इसके अलग अलग मॉड्यूल्स बनते हैं। हमने एजाइल कॉन्सेप्ट पढ़ा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो ईआरपी जैसी चीजों पे यूज होता है दोस्तों। यहाँ पे उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स बनते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स को टेस्टिंग करना, प्रॉपर वर्किंग हो रही कि नहीं हो रही है, फिर उन मॉड्यूल्स को एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेट करना, ऐसा करके एक बड़ा सॉफ्टवेयर ईआरपी जैसा सॉफ्टवेयर बनता है। तो एक बहुत टाइम, इसमें एक लॉन्ग टाइम लगता है। Too little customization may not integrate the ERP system with the business process, and too much customization may slow down the project and make it difficult to upgrade. Too little customization may not integrate the ERP system. कुछ छोटे छोटे कस्टमाइजेशन होते हैं जो इसके साथ में इंटीग्रेट नहीं होते, जो विद द बिजनेस प्रोसेस। एंड टू मच कस्टमाइजेशन, अगर कुछ ज्यादा कस्टमाइजेशन इसमें हो जाता है बनने के बाद में, तो सिस्टम जो है may slow down the project and make it difficult to upgrade. आपका जो प्रोजेक्ट रहता है उसे वो स्लो डाउन कर देता है और अपग्रेड करने में उसमें बहुत ज्यादा इश्यू आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले ही इसने लॉन्ग पीरियड लिया है डेवलप होने के लिए, और उसके बाद में अगर आप कुछ छोटे मोटे कस्टमाइजेशन देते हो तो वो बिजनेस प्रोसेस के अंदर इंटीग्रेट नहीं हो सकते, वो आप अपने यूजर लेवल एंड के ऊपर होंगे। और अगर कुछ ज्यादा बड़े कस्टमाइजेशन आप उसमें करवाते हो, एडिटिंग आप करवाते हो, तो उससे क्या होगा, प्रोजेक्ट वापस डाउन होगा, स्लो डाउन होगा और उसे अपग्रेड करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं। द कॉस्ट सेविंग पेबैक में नॉट बी रियलाइज्ड इमीडिएटली आफ्टर द ईआरपी इंप्लीमेंटेशन एंड इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मेजर द सेम। अगर आप लोग ये सोचते हो कि ईआरपी को जैसा आपने एक शॉप से मॉल अगर आपने शुरू किया
शॉपिंग मॉल, और आप सोचते हो कि मैं ईआरपी चालू कर दूंगा, इससे मेरी कॉस्ट सेव होना शुरू हो जाएगी, इमीडिएटली मुझे इसके रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसको भी इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट करने के बाद में सक्सेस होना, ये सक्सेस फैक्टर पे आना, उसके बाद में ही इससे जो आप कॉस्ट रिवर्ट का जो सोचते हो वो पॉसिबल हो पाता है। द पार्टिसिपेशन of users is very important of successful implementation of ERP projects. Hence, exhaustive users training and simple user interface might be critical. But ERP systems are generally difficult to learn and use. अब जैसा मैंने आपसे कहा था, इंडियन कंटेक्स्ट में क्या होता है, जहां पे इतना आईटी का जो है वो साउंड एनवायरनमेंट कंपनीज के अंदर नहीं मिल पाता है। तो कंपनीज ईआरपी को चालू तो करती हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए यहां पे उसे ट्रेनिंग मॉड्यूल चाहिए सबसे पहले, जो यूजर्स को ट्रेन कर सके, और उसके लिए यूजर जो हैं, जो उसको यूज करने वाले हैं, उनका लेवल भी उस लेवल पे चाहिए कि वो ईआरपी जैसे सिस्टम को यूज कर सके। उनको उतना नॉलेज चाहिए, उतना अवेयरनेस चाहिए। तो ये क्रिटिकल सिचुएशन है दोस्तों, और जनरली जो इससे जो है ईआरपी को लर्न करना और यूज करना थोड़ा हार्ड है। बाकी के जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं उनसे ज्यादा हार्ड ईआरपी को यूज करना है, बिकॉज सेंट्रलाइज है कंप्लीट ये सिस्टम। यहां पे आप कर रहे हो तो भी सेंट्रलाइज है, अदर स्टेट में ये यूज हो रहा है तो भी सेंट्रलाइज है। जैसा आप ऑनलाइन में देखते हो, एक वेबसाइट चारों तरफ है, लेकिन उसका डाटाबेस सेंट्रलाइज होता है। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ईबे, किसी की भी आप बात करो, csnotesum.com की आप बात करो, आप ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी ऑर्डर करो, आपका ऑर्डर एक सिंगल डाटाबेस पे आता है, वहीं पे वो प्लेस होगा, हमारे पास में वही इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये एक प्रोसेस रहता है इसका। इसके साथ में देयर मे बी एडिशनल इनडायरेक्ट कॉस्ट ड्यू टू ईआरपी इंप्लीमेंटेशन। इनडायरेक्ट कॉस्ट लगती है बिकॉज नया आपको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना पड़ता है, नेटवर्क को आपको अपग्रेड करना पड़ता है। तो ये एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो ईआरपी के अलावा आपको वे करना पड़ता है। माइग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा टू द न्यू ईआरपी सिस्टम इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू अचीव। इंटीग्रेटिंग ईआरपी सिस्टम विद अदर स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर सिस्टम is equally difficult. These activities may consume a lot of time, money and resources if attempted. अब इसके साथ में क्या होता है, आप ERP को आज इंप्लीमेंट करना चाहते हो, बट इतने दिन का जो आपका डाटा था उससे इंटीग्रेट करना एक नए सिस्टम के साथ में बहुत हार्ड हो जाता है। सेम वे है, अगर आप मान लीजिए आप एक्सेल में वर्किंग करते हो, एक्सेल में आपका पूरे 2-3 साल का, अगर मान लीजिए 1 महीने का डाटा है, उसमें इतने सारे एंट्रीज आपके पास में हो चुकी है, लैक्स ऑफ एंट्रीज हो चुकी हैं। अब अगर आपको उसको टेली के अंदर लेना है और आपको कहा जाए कि अब ये एंट्रीज को टेली के अंदर एंटर करो, ये बहुत हार्ड हो जाता है। आपको एक एक एंट्री, यानी ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम उसके साथ में हो जाता है। इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम विद अदर स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर सिस्टम इज इक्वली डिफिकल्ट। यानी किसी सॉफ्टवेयर को ईआरपी के साथ में इंटीग्रेट करना, जो सिंगल सॉफ्टवेयर है उसे ईआरपी के साथ में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हो सकता है अगर उसके साथ में कुछ वैसे पॉसिबिलिटीज हो फाइल रिकॉर्ड्स के, अदरवाइज बहुत मुश्किल रहता है। ERP implementation are difficult to achieve in decentralized organization with disparate business process and system। जैसा यहाँ पे बात ही हम ERP की कर रहे हैं तो सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस आता है, तो ERP implementation are difficult to achieve in decentralized organization। पॉसिबल ही नहीं है, वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जब सारे फंक्शन एक जगह पे इंटीग्रेटेड ही नहीं है तो वो ERP इंप्लीमेंट वहां पे वैसे भी नहीं हो सकती, ये इसकी लिमिटेशन भी है। Once an ERP system is implemented, it becomes a single vendor lock-in for further upgrades, customization, etc. Companies are at the discretion for a single vendor and may not be able to negotiate effectively for their services। सिंगल विंडो सिस्टम है तो सिंगल वेंडर का इसमें वर्किंग होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अपग्रेड, कस्टमाइजेशन, ये जो होंगे ये कंपनी अपने एंड के ऊपर वो चीजें पॉसिबल नहीं होगी और डायरेक्ट इफेक्टिवली नहीं होंगी। यहां पे उन्हें वापस, जैसे मैंने कहा, कस्टमाइजेशन करवाना पड़ेगा, उसके लिए भी टाइम लगता है। इवोल्यूशन पीरियड टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ ERP सिस्टम इज क्रिटिकल इफ द स्टेप इज नॉट डन प्रॉपर्ली एंड एक्सपीरियंस टेक्निकल बिजनेस रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल व्हाइल एवेल्यूएटिंग ERP इंप्लीमेंटेशन कैन बिकम ए फेलियर। एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, नहीं कर पाए आप। एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, नहीं कर पाए आप। एक्सपीरियंस टेक्निकल्स चाहिए वहां पे, एक्सपीरियंस ट्रेनिंग चाहिए वहां पे, एक्सपीरियंस रिसोर्सेज चाहिए वहां पे,
बिजनेस रिसोर्सेज चाहिए, वहां पे यूजर्स एक्सपीरियंस चाहिए, एक क्वालिटी लेवल के ऊपर चाहिए। अगर ये सारी स्टेप्स प्रॉपरली रन होती हैं, आपके पास में है, तो ईआरपी जो है वो एक बेस्ट वे में, एक इजी वे में इंप्लीमेंट हो सकता है। अदरवाइज इट्स टू हार्ड। अदरवाइज ईआरपी को इंप्लीमेंट करना बहुत हार्ड है, और इसी की वजह से, इन सब फैक्टर्स की वजह से ईआरपी फेलियर भी हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम हमारे हर वीडियो के अंदर करते हैं, एंड पोर्शन हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे आपके पास में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनते हैं इस पूरे पोर्शन पे। स्टेप्स इन ईआरपी इंप्लीमेंटेशन, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ ईआरपी। ये आपको एक डिफरेंशियल क्वेश्चन आ सकता है, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ ईआरपी, ये क्वेश्चन आपको देखना है। इसके साथ में इंप्लीमेंटेशन की स्टेप्स हमने देखी थी। बिजनेस मॉड्यूल को आपने देखना है, शॉप टू शॉपिंग मॉल। ये 4 जो एग्जाम्पल आज मैंने आपको दिया है, इस एग्जाम ईआरपी, जब भी आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, सबसे पहले उस मॉड्यूल को याद कीजिएगा। जैसे जैसे आप मॉड्यूल वाइज बढ़ते जाएंगे, आप शॉप टू शॉपिंग मॉल पे जाएंगे, पूरा ईआरपी आपके माइंड में आते जाएगा। क्यों आपको ईआरपी की जरूरत महसूस हुई, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, उसके लिमिटेशंस क्या होंगे। जब बेनिफिट्स को अगर आपको याद करना है, तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स देखने होंगे किसी भी चीज के, कि किस लिए आपने उसे यूज किया था। जब आपको उसके यूज का रीजन, उसके यूज क्यों किया, उसके रीजन पता होंगे, तो आप बेनिफिट्स भी उसके आराम से बता सकते हो। इसके साथ में लिमिटेशंस हमने देखे थे। तो दोस्तों, आज ये आपका पार्ट 2 ईआरपी का यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने इंप्लीमेंटेशन देखा, बेनिफिट्स देखे, हमने लिमिटेशन देखे, हमने सक्सेस फैक्टर देखे। अब आपका पार्ट 3 बचेगा, जहां पे हम वेंडर्स देखेंगे और ईआरपी के सर्विस प्रोवाइडर देखेंगे। तो एंड ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से, पढ़ते रहिए, रिकॉल करते रहिए। एक बार वापस से आप पूरा का पूरा जो भी कॉन्सेप्ट है उसे रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। मैं मेरे हर वीडियो में आपको कह रहा हूं, रिकॉल कीजिए, जो क्वेश्चन आपको मिले हैं नोट डाउन कीजिए, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो आपने पढ़ा है, जो अभी आपने देखा है लेक्चर के अंदर, उसे रिकॉल कीजिए और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप देखेंगे एक मिरेकल आपके साथ में होगा, एक मैजिकल मूवमेंट आप देख पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप खुद उसे सॉल्व डाउन करेंगे, नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ रिकॉल करते ही पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे पार्ट 3 में, ईआरपी के पार्ट 3 में। तब तक पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते रहिए। थैंक यू सो मच।